दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप अकेडमी पे। आज की जो वीडियो है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी खास रहने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के बारे में हम लोग आपका बात करते हैं। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर। हर एक सिविल इंजीनियर का सपना होता है कि वो लाइफ में कभी ना कभी बिलिंग इंजीनियर जरूर बने, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो बिलिंग इंजीनियर कैसे बन सकता है। एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर जो है वो कैसे बन सकता है। बिलिंग तो हर कोई करता है, आपका साइट पे सुपरवाइजर तक से लेके आपका कॉन्ट्रैक्टर, नॉन टेक्निकल पर्सन भी साइट पे बिलिंग करता है। लेकिन एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर बन सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग जो है आप कर सकते हो। बिलिंग इंजीनियर बनने के आपके कई बेनिफिट है। एक तो आपको सैलरी पैकेज आपको अच्छा मिलता है, साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन कंपनी के अंदर काफी अच्छी होती है, और प्लस आपको जो है एक्स्ट्रा अर्निंग, जो टेबल के नीचे वाली जो कमाई होती है वो करने का भी आपको मौका मिलता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर अगर आप अपनी लाइफ में बनते हैं तो उसको बनने के आपके बहुत सारे फायदे हैं। क्लियर? तो हर एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ में ये जरूर सोचता है कि उसे एक बार जरूर बिलिंग इंजीनियर बनना चाहिए, और बनना भी चाहिए क्योंकि काफी अच्छी रेपुटेड पोस्ट है जिसमें आपको आपको पैसा भी मिलेगा, इंजीनियर्स वाली आपको फीलिंग भी आएगी, और रेस्पेक्ट भी इसके अंदर बहुत मिलती है। आपको कॉन्ट्रैक्टर भी आपको रेस्पेक्ट करेगा, कंपनी में भी आपकी रेपुटेशन रहेगी। तो काफी अच्छी ये जॉब पोस्ट रहती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो आज हम बात करेंगे आपका कि एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो। तो जब भी कोई आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर आप बनने का प्लान करें तो उससे पहले कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक बिलिंग इंजीनियर को आना चाहिए, क्योंकि जब आपको कुछ आएगा तभी ही आपको कोई कंपनी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई कंपनी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी लर्निंग से होती है, देन उसके बाद ही आपको एक रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी लर्निंग ही वीक है तो रिजल्ट भी आपका वीक ही रहेगा। ये भी आप जीवन में जरूर याद रखना कि अगर आपने लर्निंग में लापरवाही की तो फिर आपकी अर्निंग में भी लापरवाही होगी। क्लियर? सो लर्निंग, अगर फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, ये आपका लाइफ का रूल है। प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। क्लियर? तो इसलिए अगर आपको एक बिलिंग इंजीनियर बनना है, सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बनना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। और वो क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, फर्स्ट हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे कि जब एक सिविल इंजीनियर फ्रेशर होता है, उसके बाद वो जब साइट पे जाता है, उसकी फर्स्ट जॉब लगती है, तो तभी से ही आपको क्या प्लानिंग करके चलनी है एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आप रातों रात बिलिंग इंजीनियर बन जाओगे। मैंने बताई, देखिए आपने और वीडियो को देखा आपने और उसके बाद आप रातों रात बिलिंग इंजीनियर नहीं। फर्स्ट स्टेप आपको धीरे धीरे स्टेप लेके चलना है। आपकी अपनी फर्स्ट जॉब से ही आपको अपनी तैयारी प्रिपरेशन करनी है अपनी एक बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली जो स्किल है वो है आपका ड्राइंग रीडिंग। ठीक है? आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ड्राइंग रीडिंग के अंदर आपको कोई भी प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, किसी भी तरह की आपको ड्राइंग दे दी जाए, चाहे आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग दी जाए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग दी जाए, या आपको जो है जो सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं, आपको सभी ड्राइंग्स आपको सीखनी, आपको लर्न करनी, रीडिंग उनकी आपको करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी ऐसा सेक्शन आपको दे दे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। क्लियर? आपके अंदर इतनी इमेजिनेशन होनी चाहिए, आपकी इस ड्राइंग रीडिंग वाले सेक्शन पे आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि किसी भी तरह की अगर आपको ड्राइंग दी जाए तो आप उसको इजीली रीड कर पाओ, और उस ड्राइंग की हेल्प से आप जो है मेजरमेंट शीट, अपनी जो एमबी बुक होती है उसको कर पाओ। क्योंकि अगर आपको, जरूरी नहीं होता है कि बिलिंग इंजीनियर जो है साइट पे जाके ही बिल बनाता है या साइट पे जाके ही मेजरमेंट करता है। उसके पास ड्राइंग्स होती हैं, वो ड्राइंग की हेल्प से भी बिल बनाता है, और मोस्टली जो आपके बिलिंग इंजीनियर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, ड्राइंग की हेल्प से ही आपका बिल बनाते हैं। क्लियर? तो ड्राइंग रीडिंग के अंदर आपको आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप एज ए साइट इंजीनियर लगते हो, जब एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर जॉब करने जाता है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप, आप जब साइट पे स्टार्टिंग कर रहे हो, अपनी जॉब की करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ड्राइंग रीडिंग वहां से ही अपनी ड्राइंग रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। पढ़ने का तरीका क्या है, आपको ड्राइंग को लेना है, देन उसको पेपर में जो आपके सीट मिली है उसमें देखना है, देन उसको फिर
प्रैक्टिकली जाके देखना है साइट पे कि ये अगर प्लान में ड्राइंग के अंदर कैसा दिख रहा है और प्रैक्टिकली साइट पे जो है ऑन साइट ये कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने क्लियर कर सकते हो। कोई सेक्शन अगर आपको ड्राइंग के अंदर दिखाई दे रहा है, जो सीट आपको मिली हुई है, तो उसको जाके ऑन प्रैक्टिकली साइट पे जाके देखो कि ये सेक्शन अगर यहाँ पे ऐसा है तो फील्ड में आपका कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 ड्राइंग रीडिंग अपनी स्टार्ट करनी है डे 1 से ही। उसके बाद सेकंड होता है आपका बीबीएस। ये होता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल ही नहीं आएगा तो आप जो आपका सरिये का जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसका कैसे बिल बना पाओगे, कैसे उसका मेजरमेंट आप कर पाओगे, वेस्टेज कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, रिकंसिलिएशन कैसे कर पाओगे आप। तो बीबीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये भी आपको डे 1 से ही इसकी लर्निंग आपको स्टार्ट करनी है। साइट पे देखिए, आप देखिए कि साइट के अंदर जो भी रेनफोर्समेंट यूज हो रही है उसका मेजरमेंट कीजिए, आप मैनुअली मेजरमेंट कीजिए और देन उसको आप ड्राइंग की हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों में डिफरेंस चेक करना कि आपने जो ड्राइंग की हेल्प से जो आपने लेंथ कैलकुलेट की है और एक्चुअल साइट में जो यूज हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ऐसे धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मान लीजिए ये आपका बीम है, ये आपका कोई भी एक बीम है, इस पे आपकी कोई रेनफोर्समेंट लगी है, ठीक है। तो आपने ये प्रैक्टिकली साइट पे कुछ इस तरीके से आपकी बार लगी है, क्लियर। आपने इसका मेजरमेंट ले लिया और इसका मेजरमेंट लेने के बाद आपको पता चला कि इसकी जो लेंथ आ रही है वो 7.08 मीटर आ रही है। आप इसी लेंथ को सेम ड्राइंग में आपका जो मेजरमेंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन में ये 7 मीटर आए, हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन में ये 7.2 मीटर आए। तो इसी तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए कि प्रैक्टिकली साइट पर अगर इतना लग रहा है तो मेरा इतना क्यों आ रहा है। तो इसी तरीके से जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली रियलाइज करोगे, चेक करोगे, तब आपका बीबीएस का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे रिंग आपकी कोई भी बनी तो आपको रिंग चेक करनी है, कि आपने साइट पे उसका रिंग का मेजरमेंट किया, इसका पैरामीटर आपने चेक कर लिया, या जो आपका मिस्त्री कटिंग लेंथ काट रहा है रिंग के लिए आपने वो चेक कर लिए, 1.2 मीटर आ रही है। तो आप जो भी आपका कॉलम का साइज है उस कॉलम के साइज के हिसाब से आप रिंग कैलकुलेट कीजिए। हो सकता है कि आपकी 1 मीटर आए, हो सकता है कि आपकी 1.21 मीटर आए, हो सकती है कि आपकी 1.1 मीटर आए। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है आप उसको इवेल्युएट कीजिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ऐसे ही करते करते आप जब 1 बाय 1 आप चीजों को लर्न करोगे तो आपका बीबीएस वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकली इन द सेंस कि जब एक सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर बनता है, जब आप एक साइट इंजीनियर बनोगे तभी से ही आपको चीजें नोट करते हुए चलना है कि आपने देखा कि आपकी साइट पे प्लास्टर वर्क हो रहा है, कोई भी ये वॉल है प्लास्टर वर्क होता है, आप वहीं से रियलाइज कीजिए कि सुबह से लेके शाम तक कितने यहाँ पे मैसन वर्क कर रहे हैं, कितने इस पे बेलदार लगे हुए हैं, कितने इस पे हेल्पर लगे हुए हैं। तो वो सारी चीजें आपको नोट करनी है और सुबह से लेके शाम तक कितने स्क्वायर फीट या कितने स्क्वायर मीटर प्लास्टर हुआ है। तो यहीं से ही आप अपने थंब रूल बनाते हुए चलिए। आपने देखा कि आज मेरी ये स्लैब की कास्टिंग हो रही है जिसका एरिया आपका जो है 10,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, या फिर इस पे आपका जो है 200 क्यूबिक मीटर जो है कंक्रीटिंग होने वाली है। तो यहीं से आप देखिए कि अगर 200 क्यूबिक मीटर आपने कंक्रीटिंग की तो कितने टाइम में आपकी कितने टाइम में आपकी वो जो है क्वांटिटी आपकी हो जा रही है क्यूबिक मीटर, प्लस कितनी मैन पावर आपकी उसमें कंज्यूम हुई। तो यहीं से आपके थंब रूल बनते हुए चले जाएंगे। तो ये पार्ट जो है लेबर वाला आपका कहाँ पे यूज आएगा, रेट एनालिसिस में आपका यूज होगा, आपका जो है मैन पावर मैनेजमेंट में आपका यूज होगा, साथ ही साथ आप जो है जब एक क्वांटिटी सर्वेयर का रोल प्ले करोगे तो वहां पे आपका यूज होगा। तो ये भी डे 1 से ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले सर की पहले किसी मैं क्यों ये करूं, मैं तो साइट इंजीनियर हूं, या फिर मुझे तो आपका प्लानिंग में जाना है, मुझे तो कुछ और करना है। तो नहीं, आपको डे 1 से, जैसे ही आप साइट इंजीनियर लगते हो डे 1 से ही आप अपनी एक डायरी ले लीजिए, उस डायरी में रेगुलर नोट कीजिए कि आज इतने वर्क हुआ है, इसमें कितनी मेरी मैन पावर यूज है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने थंब रूल बना लीजिए कि लगभग इतने स्क्वायर मीटर प्लास्टर पे मेरी इतनी लेबर लगेगी, इतने स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर कंक्रीट पे मेरी इतनी लेबर लगेगी। प्लस जो आपकी साइट पे एक्सपीरियंस लोग हैं, आपकी साइट पे एक्सपीरियंस सुपरवाइजर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप उनसे डिस्कस कीजिए। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए कि सर कि मुझे कोई प्लास्टर वर्क करना है या मुझे टाइल करानी है, तो मुझे लगभग कितने मिस्त्री कितना एरिया मेरा कवर कर लेंगे या कितनी लेबर की मुझे जरूरत होगी। तो ये पार्ट आपका यहां से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। तो डे 1 से ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, मेजरमेंट। आपको जो है मेजरमेंट आपको करना आना चाहिए। फोर्थ पार्ट है आपका मेजरमेंट।
मेजरमेंट बोल लीजिए या फिर एस्टिमेशन इसको बोल सकते हैं आप। मेजरमेंट आपको साइट पे जो भी वर्क हो रहा है एज पर साइट आपको उसका मेजरमेंट आना चाहिए। साथ ही साथ ड्राइंग अगर आपको दे दी जाए, कोई भी अगर आपको ड्राइंग दे दी जाती है कि फ्लोर प्लान आपको दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी लग रही है, उसके अंदर ब्रिक वर्क कितना लगेगा, प्लास्टर की क्वांटिटी कितनी लगेगी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चाहे आप प्रैक्टिकली साइट पे उसका मेजरमेंट करें या फिर ड्राइंग की हेल्प से आप उसका मेजरमेंट करें। ये भी आप जो है डे 1 से ही स्टार्ट कर दीजिए। डे 1 से ही आप जो है प्रैक्टिकली साइट पे मेजरमेंट कीजिए, प्लस आप ड्राइंग की हेल्प से मेजरमेंट कीजिए। तो दोनों में आप डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है आपका, प्रैक्टिकली साइट पे मेजरमेंट किया और ड्राइंग की हेल्प से आपने मेजरमेंट किया। इसके लिए आपका मेजरमेंट के लिए आपका एक आईएस कोड है, आईएस 1200, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आईएस कोड, आईएस 1200। इसके अंदर हर एक आइटम को मेजर करने का आपका रूल दिया हुआ है कि कितना आपको डिडक्शन करना है, कहाँ पे डिडक्शन नहीं करना है, कौन सी क्वांटिटी आपको स्क्वायर मीटर में लेनी है, कौन सी क्वांटिटी आपको क्यूबिक मीटर के अंदर लेनी है। तो ये सारी चीजें आपको आईएस 1200 के अंदर मिल जाएगी। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से अलग अलग पार्ट आते हैं। हर पार्ट के अंदर आपका अलग आइटम दिया हुआ होता है। किसी पार्ट के अंदर जैसे कोई पार्ट 1 है तो उसके अंदर कोई अलग आइटम का मेजरमेंट दिया होगा, पार्ट 2 के अंदर किसी अलग आइटम का। तो आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हो आईएस 1200। क्लियर? तो ये मेजरमेंट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अब ये जो पार्ट था 1, 2, 3 और 4, ये पार्ट तो था आपका जब आप स्टार्टिंग फेज से हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट लेवल आपका आ जाता है क्वांटिटी सर्वेयर का। क्वांटिटी सर्वेयर का रोल क्या होता है? क्वांटिटी सर्वे का रोल होता है आपका क्वांटिटी कैलकुलेट करना, आपका रेट एनालिसिस करना। तो क्वांटिटी सर्वे के अंदर आपके दो पार्ट हो गए। तो क्वांटिटी एस्टिमेशन, पहले ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना मटेरियल लगने वाला है, कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कितने बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे, कितनी क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग रहेगी, कितना ब्रिक वर्क आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें क्वांटिटी सर्वेयर का रोल होता है जो कि आपका कैलकुलेट करता है। तो ये पार्ट आपको आना चाहिए। अब देखो ये पार्ट आपका इन सारे पार्ट से जुड़ा हुआ है। जब आपको ड्राइंग रीडिंग करनी आएगी तभी आप क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको बीबीएस आएगा तब आप रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर आपको आती है, पहले से पता है कि किस काम को करने में कितनी लेबर लग रही है, तभी आप जो है रेट एनालिसिस कर सकते हो। इसी के अंदर आपका पार्ट होता है आपका रेट एनालिसिस का। इसी के अंदर पार्ट होता है आपका रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या होता है कि आपका पहले हमें पता चल जाता है कि किसी भी आइटम को करने में हमें कितना कॉस्टिंग हमारी आने वाली है। ये मेरी अगर वॉल है, इस वॉल पे मेरी अगर ये एक वॉल है, मेरी अगर ये एक वॉल है, तो इस वॉल पे मुझे अगर आपका ब्रिक वर्क करना है, मुझे इस पे अगर आपका ब्रिक वर्क करना है, तो उस ब्रिक वर्क को करने में मेरी कितनी कॉस्टिंग आने वाली है वो सारी मैं आपका रेट एनालिसिस की हेल्प से पहले कैलकुलेट कर लूँ। तो एक बिल्डिंग इंजीनियर को रेट एनालिसिस भी कंपलसरी है, जो कि उसको आना चाहिए। रेट एनालिसिस, अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो आपके शेड्यूल आइटम होते हैं। शेड्यूल आइटम क्या होते हैं कि जो पहले से ही किसी शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं जिनके रेट, तो वो तो आप रेट वहां से इजीली ले लोगे। लेकिन कुछ आइटम होते हैं एक्स्ट्रा आइटम, नॉन शेड्यूल आइटम, तो उनका रेट आप कैसे लोगे? आप रेट एनालिसिस की हेल्प से ही उनका कैलकुलेट करोगे। या फिर कोई वर्क आपको साइट पे कराना है, उसकी कोटेशन आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से ली, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेट इसने कोट किया है ये रेट सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे बहुत हाई रेट चार्ज कर ले रहा है। क्लियर? या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही कम रेट आपसे चार्ज कर रहा है, क्योंकि अगर बहुत ही कम रेट कोई कॉन्ट्रैक्टर आपसे चार्ज कर रहा है तो वो लॉस में रहेगा। तो लॉस में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा तो एक ना एक दिन वो भाग जाएगा, काम आपका बीच में रुकेगा। तो आपको दोनों चीजों को देखना है कि या तो बहुत हाई रेट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हाई रेट रहेंगे तो भी कंपनी को लॉस है, अगर बहुत ही कम रेट रहेंगे तो भी कंपनी को एक तरीके से अल्टीमेटली लॉस ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ के जाएगा, फिर नया कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करोगे, उसके बीच में जो टाइम गैप आएगा उससे आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी आइटम का क्या रेट होना चाहिए। क्लियर? तो आपको रेट पता होगा तो आप इजिली जो है रेट एनालिसिस को आप पता हो, आप इजिली कॉस्टिंग कैलकुलेशन कर सकते हो, आप बजट कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको, हम लोगों ने, अगर आपने सपोज किया प्लानिंग की कि हमें नेक्स्ट मंथ जो है हमें आपका 1000 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग करनी है, ठीक है। साथ ही साथ हमने प्लान कर लिया कि हमें 1500 स्क्वायर फीट जो है आपका ब्रिक वर्क करना है, हमें 2000 स्क्वायर फीट जो है प्लास्टर करना है। अब मुझे इन सब आइटमों के रेट पता है, तो मैं इन सब आइटमों के रेट कैलकुलेट कर लूंगा और रेट टोटल कर लूंगा। टोटल करने के बाद फाइनल जो एक अमाउंट आएगा, तो मुझे पता होगा कि नेक्स्ट मंथ मुझे कितने अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी कि नेक्स्ट मंथ हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी में ही आपका
एक नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि होता है आपका एक पार्ट होता है आपका टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत एडवांस आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की समझ होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, किस टर्म्स कंडीशन पे जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के अंदर है तो किस टर्म्स कंडीशन पे आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया है। क्लियर। बीओक्यू आइटम आपको पता होना चाहिए, बीओक्यू के अंदर क्या रेट आपके मेंशन है, कौन सी क्वांटिटी आपने ली है, पेमेंट की आपकी क्या टर्म्स कंडीशन है, हर चीज आपका टेंडर जब आप लेते हो तो उसके अंदर मेंशन रहती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपने एडवांस पैसा कितना लिया है कंपनी से, या फिर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे किया है आपका, कितनी आपको रिकवरी करनी है, कितनी नहीं रिकवरी करनी है, कौन सा आइटम आपका विद मटेरियल है, कौन सा आइटम आपका लेबर रेट पे है, वो सारी चीजें आपकी कहाँ पे मेंशन होगी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपकी एलओआई जो आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, तो उसमें सारी टर्म्स कंडीशन आपकी मेंशन रहती है। तो आपको बेसिक पार्ट भी आपका टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर का आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आपको सारी ये लीगल जो चीजें हैं ये आपको नहीं पता होगा तो कैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बना पाओगे। पता चला कि कोई आइटम जो है कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं है। ठीक है। ऐसा भी होता है कि सारा काम एक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये आइटम जो है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के वर्क हेड में है ही नहीं, लेकिन आपने उसको बिल बना के दे दिया। या हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने बिल क्लेम किया और आपने चेक किया, आपको ये पता ही नहीं कि इस आइटम का कॉन्ट्रैक्टर को जो है बिल देना ही नहीं है, तो आप उस बिल को पास कर दिया और उसको पेमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं एग्रीमेंट के अंदर, जो कि एक बिलिंग इंजीनियर को आने चाहिए। क्लियर। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रिलीज कर पाओगे। उसमें सारी कंडीशन होती है, अगर आपने उसको एडवांस मोबिलाइजेशन दिया है तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है, किस रेट में उसकी रिकवरी करनी है, वो सब उसके अंदर मेंशन रहता है आपका। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अगर आपका कोई पहले से आपका अमाउंट साइट पे परचेस करके डाला हुआ है, उसकी रिकवरी उसमें से कैसे, उसमें से उसको उसको पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज अगर आपको पता ही नहीं होगी तो आप कैसे उसका बिल रिलीज कर पाओगे। क्लियर। तो आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको डे वन से ही, आपको जब आप फर्स्ट जॉब आपकी लगती है तभी से आपको उसकी तैयारी करनी है, वो है आपका क्यू एंड क्यूसी। ठीक है। आपका ये क्वांटिटी एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। तो ये भी आपको बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि किस आइटम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप कैसे बिल रिलीज करोगे। अगर सपोज करो कॉन्ट्रैक्टर ने कोई आरसीसी की आपका बिल क्लेम किया और आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई आरसीसी की, आपको करनी थी M25 कॉन्ट्रैक्टर को करनी थी, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में आया कि उसकी 15 ही उसकी स्ट्रेंथ आई है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रेंथ आपको कितनी कंसिडर करके चलनी है या फिर कितनी उसको छूट देनी है, तो वो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसका बिल कर पाओगे। अब आपको कॉन्क्रीटिंग उसने की लेकिन टेस्ट में वो फेल हो गई कॉन्क्रीटिंग, और आपने उसको पूरा बिल रिलीज कर दिया, तो क्यूए क्यूसी का पार्ट भी आपको आना चाहिए, और ये क्यूए क्यूसी आपको डे वन से ही अपनी हैबिट के अंदर जो है लेके आनी है। क्लियर। डे वन से ही आपको अपनी हैबिट के अंदर लेके आनी है। तो अगर आप, हम लोगों ने आज 7 ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जो कि एक सिविल इंजीनियर को एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बना सकती है। डे वन से ही आपको स्टार्टिंग करनी है। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं कि डे वन से ही आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है। डे वन से ही आपको अपनी लर्निंग का फेज जो है स्टार्ट कर देना है, तो तभी आप अपनी लाइफ के अंदर जाके एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बन पाओगे। फर्स्ट आपका क्या था, ड्राइंग रीडिंग। जब आप फर्स्ट डे साइट पे जाते हो तभी से आपको ये स्टार्ट करना है। बीबीएस का पार्ट भी आपको अपने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है। लेबर की प्रोडक्टिविटी, जब आप रेगुलर अपनी डायरी के अंदर चीजों को नोट करोगे, अपने फॉर्मेट बनाओगे, तो आपके एक अलग थंब रूल आपके पास बन जाएंगे कि किस काम को करने के लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। मेजरमेंट्स मैंने बताया आपको कि आपको एज पर ड्राइंग आपके क्या मेजरमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी आइटम के, और एज पर आपका जो साइट पे मेजरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट करना है। आईएस 1200 पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्वांटिटी सर्वे का पार्ट आपको आना चाहिए, किसी भी आइटम की क्वांटिटी क्या क्या उसके अंदर आइटम लगने वाले हैं वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। रेट एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर बिलिंग इंजीनियर। रेट एनालिसिस भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि किसी आइटम का जब आपको रेट पता होगा तभी आप उसका बिल कर पाओगे। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी आपको होना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं,
किस टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कैसे उसकी रिकवरी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर को आपने रेनफोर्समेंट पे आपने 5% आपने परमिसिबल लिमिट की है वेस्टेज की, लेकिन आपकी 10% आपको परमिसिबल आपकी लिमिट 10% आ रही है, तो आप उसका डिडक्शन करोगे। ये पार्ट आपको कहाँ से पता चलेगा? क्यूएस में जब आप रिकंसिलिएशन करोगे। तो ये सारी चीज़ें एक सिविल आपका जो है आनी चाहिए। दूसरा, आपकी हैबिट के अंदर होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल। एक तो होता है कि आप मजबूरी में कोई काम करो, एक होता है कि आपकी वो हैबिट के अंदर वो आपका वो चीज़ डेवलप आपने कर ली है। और ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होगी? डे 1 से। तो आपको क्यूए क्यूसी पे भी आपको डे 1 से ही आपको फोकस करना है। क्यूए क्यूसी के ऊपर आपको डे 1 से ही फोकस करना है। इसको अपनी हैबिट के अंदर बना लेना है कि मुझे क्वालिटी कंट्रोल करनी है और मुझे जो विद इन द परमिसिबल लिमिट ही काम कराना है, उससे ऊपर मुझे कॉन्ट्रैक्टर को छूट नहीं देनी है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने आपका डिस्कस किए। आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर अगर आप अपनी लाइफ के अंदर आप बनना चाहते हो, तो इन 7 पॉइंट्स पे आप डे 1 से अपना फोकस कीजिए और आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बन सकते हो। सो अगर आप ये सारे टॉपिक लर्न करना चाहते हो, तो हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप ये सारे टॉपिक लर्न करना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन है स्किल अप अकेडमी की, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। बिलिंग एंड एस्टिमेशन का एक अलग से कोर्स है जिसके अंदर आपके ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। तो आप बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में आप ये सारे जो टॉपिक है उनको लर्न कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा कहीं और से भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां से भी लर्न कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको ये टॉपिक डिस्कस कर दिए जिनकी हेल्प से आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बन सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। और चैनल पे अगर अभी तक आपको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे टाइम टू टाइम। क्लियर? और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।